कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। विमला को दवाई देकर शंकर ऑफिस चले गए। शंकर कहकर गए थे कि वह आधी छुट्टी लेकर आ जाएंगे। गोली खाकर विमला गहरी नींद में सो गई। उस दिन ऑफिस से शंकर भी जल्दी आ गए। शंकर ने खाना बनाया, विमला आराम करती रही। दोनों के लिए थाली लगाकर शंकर ने एक थाली विमला को चारपाई पर ही पकड़ा दी। कैसी तबीयत है? ठीक है। सुबह ऐसी ही तबीयत होती तो मैं कोमल के साथ चली जाती। मैंने तो कोमल से कहा था आज छुट्टी कर दे, पर वह तो बात की पक्की है, उसे कौन रोक सकता है। कुछ सोचकर विमला बोली, सोचती हूँ मैं अभी स्कूल चली जाऊँ। आज तुम रहने दो, कल्लू कपिल को स्कूल पहुँचाकर वहाँ फिर से पहुँच जाएगा। छुट्टी होते ही वह उसे ले आएगा। अच्छा है कोमल अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। विमला का मन सूचित नहीं हो पा रहा था। उसने एक गोली और खा ली। 2 मिनट चारपाई पर लेटकर विमला फिर उठकर बैठ गई। मैं चली ही जाती हूँ, आप तो घर में है ही। नहीं, तुम घर में रुको, मैं चला जाता हूँ। शंकर ने विमला को जबरदस्ती लिटा दिया। वह जूते के फीते बांध ही रहे थे कि बाहर से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। खटखटाने वाला दरवाजा पीटे जा रहा था। बाबूजी दरवाजा खोलिए। अरे यह तो कल्लू की आवाज़ है। विमला बिना चप्पल पहने ही दौड़ती हुई गई और उसने दरवाजा खोला। कल्लू अकेला खड़ा था, काँप रहा था। कोमल बिटिया को क्या हुआ? भैया को स्कूल पहुंचाकर मैं सोहनपुर गया। वहां पता लगा बिटिया स्कूल में बेहोश हो गई। क्या? तब तक शंकर भी आ गए। कल्लू ने शंकर को भी बताया। शंकर के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। शंकर ने विमला की तरफ देखकर कहा, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं भी चलती हूँ। विमला के पसीने छूट रहे थे। वह भी जल्दी से तैयार हो गई। शंकर ने जैसे तैसे दरवाजे में ताला लगाया और दोनों रिक्शे पर बैठ गए। शंकर और विमला कल्लू से बराबर सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। विमला तो हक्की बक्की सी थी, जरूर किसी ने कोमल के साथ कुछ शैतानी की है। समय काटे नहीं कट रहा था। स्कूल के पास रिक्शा पहुंचा। स्कूल में भीड़ जमा थी। विमला रिक्शे पर से कूदकर भीड़ चीरती हुई स्कूल के अंदर पहुंची। पेड़ के नीचे एक चारपाई पर कोमल पड़ी थी। उसके चारों तरफ भीड़ थी। विमला सबको हटाकर कोमल के पास पहुंची। कोमल के मुंह से झाग निकल रहे थे। विमला का दिल दहल गया। वह चीख पड़ी, क्या हुआ हमारी कोमल को? एकदम से बेहोश हो गई, किसी ने कहा। विमला ने कोमल के हाथ पकड़े और जोर जोर से भिलकने लगी। आप लोगों ने हमारी बिटिया को क्या कर दिया? विमला को किसी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। यह तो हिजड़ा था। क्या कहा? और विमला चिल्लाने लगी, तुम लोगों को दंड मिलेगा। मेरी बिटिया आपके बच्चों को पढ़ाने आई थी, आप लोगों ने इसको क्या बना दिया? जरूर किसी ने इसको कुछ दे दिया है। यह तो बिल्कुल ठीक थी। मैं एक एक को देख लूंगी, गांव वालों को ठीक करके रहूंगी। दुनिया में हर एक को जीने का अधिकार है। जब विमला बिलख रही थी, शंकर भी वहां आ गए। उनके साथ गांव के मुखिया जी भी थे। ब्रजरानी जी हाथ में पानी का लोटा लिए खड़ी थी और कोमल के चेहरे पर पानी छिड़क रही थी। विमला ने कोमल को हिलाया, उसके कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से पुकारा, कोमल बिटिया, कोमल बिटिया। मुखिया जी ने तुरंत ही लालचंद को भेजकर गांव के वैद्य जी को बुलवाया। वैद्य जी ने कोमल की नाड़ी देखी। इन्हें फौरन अस्पताल ले जाइए, देर ना करिए। शंकर ने कोमल को गोद में उठाया और उसे लेकर कल्लू के रिक्शे में बैठ गया। विमला भी कोमल के लटके पैरों को गोद में रखकर बैठ गई। उसमें एक एक क्षण काटे नहीं कट रहा था। कल्लू भैया रिक्शा तेज करो, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। विमला ने अपनी साड़ी के पल्ले से झाग पोंछ दिए। रिक्शा धीमी गति से चल रहा था। विमला बेबस थी। मुखिया जी भी अपनी साइकिल से पीछे पीछे आ रहे थे। रिक्शा अस्पताल में आपातकालीन कमरे के सामने रुक गया। शंकर ने कोमल को उठाया और अंदर गए। उन्हें देखकर अस्पताल का एक कर्मचारी दौड़कर आया। साहब क्या हुआ? इमरजेंसी में चलना है। इमरजेंसी के कमरे के सामने भीड़ लगी थी। चलिए उधर से चलते हैं, डॉक्टर मिश्रा देख लेंगे। कोमल का सिर शंकर के कंधे पर था। विमला ने दरवाजा खोला। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर फौरन कर आए। उन्होंने बराबर के
छोटे कमरे में कोमल को ऊंचे पलंग पर लिटा दिया। डॉक्टर ने कोमल के मुंह से निकलते हुए झाग देके, अरे भाई कंपाउंडर साहब, इनकी पेट की धुलाई करिए जल्दी से, कुछ पेट में जहरीली चीज पहुंची है क्या? विमला सदके में आ गई। डॉक्टर शंकर की तरफ मुड़े, भाई साहब अब आप मिसेज को लेकर बाहर जाए। शंकर ने विमला को संभाला और कमरे के बाहर आकर दोनों बेंच पर बैठ गए। जहर का नाम सुनकर विमला दहल गई। उसी समय गांव के मुखिया जी भी वहां आ पहुंचे। भाई साहब कोमल जी कैसी हैं? कोमल को किसी ने स्कूल में जहर दे दिया। शंकर ने कहा, क्या डॉक्टर ने देखा है? हाँ, उसे देखा जा रहा है। मुखिया जी चुप रहे। उनको मालूम था कोमल को स्कूल में हेड मिनिस्ट्रेट बनाने से गांव के लोग प्रसन्न नहीं थे। उनको याद आ गया सबकी सब टीचरें एक साथ उनसे मिलने भी आई थी, पर मुखिया जी ने उनकी परवाह नहीं की थी। मुखिया जी भी घबराए और शंकर के साथ बेंच पर बैठ गए। विमला कमरे के दरवाजे के पास घबराई हुई खड़ी थी। बार बार किसी भी अंदर जाकर बाहर आने वाले से पूछती कि कोमल कैसी है, पर सभी कंधा उचका देते। सब आने जाने वालों का जैसे मुंह सिल गया हो। अस्पताल के कमरे के अंदर कोमल की पेट की धुलाई की गई। जहर का असर काफ़ी था, उसको दवा दी गई, इंजेक्शन लगाए गए। कोमल की सांस हल्की पड़ गई थी। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, इनको ऑक्सीजन लगाइए। उसके ऑक्सीजन लगाई गई। काफ़ी देर जब कोमल ने बुदबुदाया, अम्मा। नर्स ने बाहर आकर विमला से पूछा, आप क्या माँ है? हाँ, आप अंदर आइए, आपकी बच्ची को होश आ रहा है। विमला ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया और नर्स के साथ कमरे के अंदर गई। कोमल ने फिर बुदबुदाया, अम्मा। विमला ने उसके कान में कहा, कोमल गुड्डो आंखें खोलो। कोमल का सिर हिला, वह बुदबुदाई, अम्मा। विमला ने कोमल का हाथ पकड़ लिया, बेटा आंखें खोलो। कोमल की बंद आंखों के पलक हिले। विमला एकटक अपनी कोमल को देख रही थी। जरा जरा देर बाद कोमल अम्मा कह रही थी। विमला कोमल के बाल सहलाने लगी। डॉक्टर ने उसे आशा दिलवाई, अब आपकी बच्ची होश में आ रही है, इसको रिकवरी रूम में भेज दे रहे हैं। 2 आदमी स्ट्रेचर लाए। कोमल को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और उसे रिकवरी रूम में भेज दिया गया। काफ़ी देर के बाद कोमल ने आंखें खोल दी। विमला ने कोमल का माथा चूम लिया। रिकवरी रूम में शंकर भी मुखिया जी के साथ आ गए। विमला ने देखा इमरजेंसी रूम के बाहर पुलिस का एक सिपाही खड़ा है। वे सब किसी और की हत्या के सिलसिले में अस्पताल में आए थे। विमला ने सिपाही को देखा, वह कोमल को छोड़कर उसके पास बाहर चली गई। उसने सिपाही को जल्दी से सारी बात बताई और सिपाही ने हल्की आवाज़ में कहा, ठीक है बहन जी, अभी इंस्पेक्टर साहब भी आ रही है, आप उनसे भी शिकायत दर्ज कर सकती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां आ पहुंचे। विमला ने हाथ जोड़कर उनसे मिन्नत की और एक सांस में सब कुछ बता डाला। सब सुनकर इंस्पेक्टर ने अपने साथ आए एक सिपाही से कहा, अभी सोनपुर गांव के स्कूल में जाओ और तहकीकात करो। मुखिया जी ने विमला को पुलिस अधिकारी से बात करते देखा तो वह भी वहां आ गए। वह विमला को रोकना चाहते थे, पर विमला ने उनकी अनसुनी कर दी और इंस्पेक्टर से कहा, देखिए ये साहब वहाँ के मुखिया जी है, यह वहाँ की टीचरों और गाँव वालों को बचाना चाहते हैं। मुखिया संतराम सक पका गए, उनका मुंह बंद हो गया। इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, अभी अभी तुम भी इन मुखिया जी के साथ सोनपुर के स्कूल जाओ। सिपाही मुखिया को लेकर अस्पताल से चला गया। पुलिस अधिकारी के साथ इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से पूछकर सारी रिपोर्ट लिख ली। डॉक्टर ने खुलकर कह दिया, कोमल को जहर दिया गया था। पेट धुलाई के बाद डॉक्टर ने कोमल को घर जाने की छुट्टी दे दी। शंकर ने तांगा मंगवाया और पुलिस को सिपाही के साथ तांगे में बैठ गए। तांगा घर के सामने रुका। शंकर ने कोमल को गोद में उठा लिया। कोमल की आंखें बंद थीं। उनके साथ पुलिस का सिपाही भी था। कपिल ने घर का दरवाजा खोला। अरे जीजी को क्या हुआ? वह कोमल को शंकर की गोद में देखकर घबरा गया था। सब चुप रहे। कपिल पुलिस के सिपाही को देखकर और भी असमंजस में था। शंकर ने कोमल को घर के अंदर बरामदे में पड़े तख्त पर लिटा दिया। कपिल ने सिपाही के लिए कुर्सी डाल दी। सिपाही अपनी नोटबुक में कोमल से पूछ कर उसका बयान लिखने लगा। कोमल रुक रुक कर बताने लगी, मैं क्लास में पढ़ाकर जब बाहर आई, पेड़ के नीचे मेज और कुर्सी पड़ी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर एक तस्तरी से ढका चाय का प्याला रखा था। वहीं पर बराबर में एक पानी से भरा गिलास रखा था। बड़ी प्यास लगी थी। पहले मैंने पानी पी लिया, फिर चाय पी ली। पानी साफ था, स्वाद ठीक था, याद नहीं। चाय में आपको कुछ लगा, जरा मीठी ज़्यादा थी। कोमल का बयान लेकर सिपाही शंकर से बात करके चला गया। कोमल आंखें नीचे सोच रही थी कि
अब क्या होगा, कैसे होगा। शंकर और कपिल भी उसी के तख्त पर बैठे थे। तभी विमला भी आ गई। उसने शंकर से कहा, कोमल वहाँ पढ़ाने नहीं जाएगी। अब आप अभी यहाँ से अपनी बदली करवाइए, यहाँ हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्या कह रही हो, कहाँ बदली करवाऊँ, कौन करेगा। आप फाफा मऊ के पोस्ट ऑफिस में बदली की अर्जी दे तो दे दो। आपकी बदली तो पहले भी कई बार हुई थी, बच्चों की पढ़ाई के मारे ही यही रह गए। विमला की बात सुनकर शंकर धीरे से बुदबुदाए, सोचता हूँ, अभी सोचता हूँ, नहीं चलेगा। अगर हम बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से जाना होगा, विमला ने खुलकर कह दिया। माँ की बात सुनकर कपिल भी घबरा गया। पापा, अम्मा ठीक कह रही है, आप बदली करवा लीजिए। कोमल आंखें बंद किए चिंता में थे। वह सोचने लगी, आखिर उसको जहर क्यों दिया गया। वह तो बड़े मन से क्लासों में पढ़ाती थी, केवल इसीलिए कि वह। और कोमल एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। अभी तक क्या वह भ्रम में थी, अब क्या करे। उसे एक उपाय हाथ में हत्या ही सूझा। वह तख्त पर से उठी और सीधे चौके में भागी। उसने स्टोव के पास से दिया सलाई उठा ली। विमला ने लपक कर उसके हाथ से दिया सलाई छीन ली। नहीं, कभी नहीं, यह नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब मैं छाया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, दुनिया को भी दिखा दूंगी। उसने कोमल का हाथ पकड़ा और उसे चौके के बाहर खींच लाई और कोमल को कमरे के अंदर ले गई। विमला ने कोमल को कुर्सी पर बिठा दिया और जल्दी से मेज की दराज में से कैंची ले आई। तब तक कपिल भी कमरे में आ गया। विमला ने कपिल से कहा, कपिल अखबार उठा लाओ। कपिल एक अखबार ले आया। विमला कोमल के बालों के पास कैंची ले गई। क्या कर रही हो अम्मा, कपिल ने पूछा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, विमला ने जोर से कहा। उसने कैंची चला दी और अगले क्षण कोमल के घने काले बालों की लंबी कटी हुई चोटी अखबार के ऊपर गिर पड़ी। विमला ने चोटी उठाकर कमरे के कोने में फेंक दी। कपिल चुपचाप खड़ा था। विमला के मन में क्या ठान लिया था, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। सब आश्चर्यचकित थे। विमला जैसे ड्रामे का मुख्य पात्र और कोमल उसकी कठपुतली थी। विमला की कैंची अभी कोमल के बालों पर चल रही थी। कोमल के बाल छोटे करने के बाद विमला ने कोमल की ठोड़ी उठाकर उसका चेहरा देखा। कोमल की आंखों में एक भोले से बच्चे की कोमलता छलक रही थी। उसका चेहरा देखकर विमला का मात्र स्नेह छलक आया। उसने कोमल का सिर पकड़कर सीने से लगा लिया और बिलख कर रोने लगी। रोते रोते बोली, अब हमारे 2 लड़के हैं, आज से कोमल कपिल के कपड़े पहनेगा। विमला ने आंसू पोंछ लिए। उसकी हारी हुई हिम्मत लौट आई थी। शंकर भी विमला की बात सुनकर जैसे सोते से जाग गए। उन्हें लगा कि उसमें भी जान आ गई है। विमला, तुम ठीक कहती हो, मैं यहाँ पहले क्यों नहीं सूझा। कपिल चुपचाप देख रहा था। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। अचानक उसकी बहन, बड़ी बहन कोमल जिज्जी लड़का कैसे बन जाएगी और क्यों। विमला कोमल को गुसल खाने में ले गई। उसने कोमल को छोटे बच्चों की तरह नहलाया। अब तुम अपने साबुन लगाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। विमला कपिल के बक्से में से कपिल की कमीज, बनियान और पैंट निकाल कर ले आई। वह गुसल खाने में आकर बड़े प्यार से बोली, अब हमारा कोमल बेटा है। बेटा, चट से पहनो तो यह कपड़े। कोमल ने नहाकर तौलिया से बदन पोंछा। माँ की बात सुनकर हताहत हुई कोमल का भी खोया उत्साह लौट आया। उसने कपिल भैया के कपड़े पहन लिए। कपिल के कपड़े तो ऐसे लग रहे थे जैसे उसी के लिए बने हो। लड़कों के कपड़े पहनकर और छोटे बालों में कोमल सचमुच अपना आपा पा गई। उसके मुंह पर मुस्कान थी। वह शीशे के सामने खड़ी हो गई। अपना नया रूप देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह पलटकर बोली, पापा, मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं नहीं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, देखिए ना, अम्मा ने मेरे टेढ़े मेढ़े बाल काट दिए। कोमल ने तेल की शीशी में से अपनी हथेली में तेल लेकर सिर में लगाया और कंघी से बाल संवारे। विमला ने कोमल को हृदय से लगा लिया। अब कभी मरने की बात नहीं सोचना बेटा, हम सब तुम्हारे साथ है। कोमल ने तो जैसे माँ की बात सुनी ही नहीं। वह अपने लड़का बनने पर रिझी जा रही थी। कपिल दौड़कर आया और उसके बराबर खड़े होकर बोला, कोमल दादा देखो, मैं तुमसे लंबा हूँ तो मैं तुमको कपिल दद्दा कहूँ। कपिल जोर से हंसा। मैं तो तुम्हें कोमल भाई साहब कहूँगा। घर का ड्रामा देखकर शंकर की जैसे बोली बंद हो गई। कोमल के कपड़े बदलकर क्षण भर में सबका खोया उत्साह लौट आया। रात में खाने के बाद जब कोमल और कपिल सो गए, विमला को नींद नहीं आ रही थी। उसने शंकर को टटोला। शंकर भी नहीं सो रहे थे। उन्होंने दबी आवाज में पूछा, क्या बात है।
बताइए ना, हम लोगों ने कोमल को लड़के की तरह क्यों नहीं पाला? शंकर ने लंबी सांस ली। उन्हें सब याद आ गया। विमला, मैंने इसका नाम अलबेली रखा था। उस वक्त तुमने ही इसका नाम सोचा था। फिर जाने क्या हुआ, तुमने जब इसे दूध पिलाया तो बस कोमल रख दिया। कोमल तो बहुत ही अच्छा नाम रहा। अब यह कोमल वर्मा बनेगा। अगले दिन सुबह कपिल के मर्दानी कपड़े पहनकर पहले तो कोमल को अच्छा लगा, फिर उसको बड़ा अटपटा लगा। उसकी आदत उल्टे पल्ले की साड़ी ब्लाउज पहनने की थी। उसने रोज की तरह फिर से अपना साड़ी ब्लाउज पेटीकोट उठाया और गुसलखाने में जाकर अपने कपड़े बदल लिए। विमला चौके में नाश्ता बना रही थी। उसने कोमल को साड़ी में देखा तो फौरन नाश्ता बनाना छोड़कर उसको पकड़ा। नहीं, तुम अब साड़ी नहीं पहनोगी। पर अम्मा, अभी तो यही रह रही है। सब लोग क्या कहेंगे, बकने दो दुनिया को। अम्मा, अभी हमें साड़ी ब्लाउज में ही रहने दो। सबसे पहले यह बाल तो ठीक हो। देखो न कैसे उबड़ खाबड़ लग रही है। तुमने कैसे काट दिए? क्यों काट दिए? मुझे क्यों लड़की से लड़का बना रही हो? विमला चुप रही। इतने में कपिल भी आंख मलता हुआ आ गया। अरे तुम कोमल भाई साहब से फिर जिज्जी बन गई? अरे वाह। शंकर भी वहीं आ गए। कोमल ने शंकर की तरफ देखा। वे असमंजस में थे। इस तरह की समस्या का क्या उपाय हो सकता है? उन्हें बड़ी बेबसी लगी। विमला की आंखों से झरझर पानी बहने लगा। शंकर ने उसका हाथ पकड़ लिया, अपने को संभाला। विमला सिसक कर रह गई। अम्मा को दुखी देखकर कोमल दूसरे कमरे में चली गई। वह अपने से तरह तरह के सवाल पूछने लगी। अम्मा क्यों दुखी है? क्यों मुझे गांव वालों ने जहर दे दिया? उसे लगा कि वह असहाय है। तभी विमला कोमल के पास आ गई। उसने कहा, कोमल, मैं निम्मी के पास जा रही हूँ, मैं भी चलूँ? अभी मैं अकेले ही जाऊंगी। विमला ने 1 मिनट सोचा, फिर कोमल का हाथ पकड़कर बोली, कोमल, मेरे सिर की कसम, तुम मरने का नहीं सोचोगी? मेरे सिर पर हाथ रखकर तिरवाचा कहो, अम्मा मैं जीऊंगी जीऊंगी जीऊंगी। कोमल चुप थी। विमला उसके पीछे ही पड़ गई। मुझे छूकर कहो, तिरवाचा कहो। कोमल के सामने विमला सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बोलो ना, मेरे सिर पर हाथ रखकर बोलो ना। कोमल का हाथ अपने माँ के सिर तक पहुँच गया और वह मुँह से भी सीखे हुए तोते की तरह तिरवाचा बोल गई, अम्मा मैं जीऊंगी जीऊंगी जीऊंगी। विमला के आंसू बह निकले और कोमल भी फूट पड़ी। विमला ने उसे गले से लगा लिया। सुनो, मैं अभी निम्मी से मिलने जा रही हूँ। तुम मेरे ब्लाउज में बटन टाक देना। विमला दराज में से ब्लाउज बटन और सुई डोरा ले आई। कोमल ने बटन नहीं टाके। विमला के जाने के बाद दरवाजा बंद करके एक किताब लेकर पढ़ने बैठ गई। कपिल भी चला गया था। कॉलेज पहुंचकर विमला निर्मला आर्या के कमरे में धड़धड़ाती हुई चली गई। विमला की अस्त व्यस्त साड़ी और मुख की छवि देखकर निर्मला आर्या समझ गई कहीं कुछ गड़बड़ है। उस समय निर्मला आर्या के पास एक टीचर बैठी थी। निर्मला आर्या ने विमला को देखते हुए उस टीचर से बाद में आने को कह दिया। टीचर के कमरे के बाहर जाते ही निर्मला आर्या विमला के पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। विमला कैसी हो? कोमल कैसी है? सब ठीक तो है? निर्मला आर्या के सवालों ने विमला को कुरेद कर रख दिया। 2 क्षण खड़े रहने के बाद वह सामने की कुर्सी पर बैठ गई। विमला को जरा दम आया। निर्मला आर्या भी उसके बराबर बैठ गई। उन्होंने सवाल दोहराया। विमला ने कोमल की कथा आदि से अंत तक कहे सुनाई, जैसे कोई रिकॉर्ड बज रहा हो। निर्मला आर्या भावचकित सुनती रही। सारी कथा सुनने के बाद निर्मला आर्या ने विमला के कंधे पर हाथ रख दिया। विम्मी, मुझसे गलती हो गई। कोमल तुम्हारी नहीं, मेरी भी बच्ची है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगी। विमला सोच ही रही थी कि अब निर्मला आर्या क्या करेगी। सारा दोष निर्मला का ही तो है। विमला का माथा सिकुड़ गया। निर्मला आर्या बेचैन हो रही थी। माथे पर हाथ रख के सोच में पड़ी थी। वह उठी और उन्होंने विमला को गले से लगा लिया। दोनों सहेलियां जी भर कर रोई। रोने के बाद सचेत होकर निर्मला आर्या बोली, विम्मी, रात में गुल आ रही है। विमला, गुल बड़े अच्छे पेंटर भी है, कवि तो पहले ही थे। वे सितार भी बजाते हैं। क्या बताऊं, मैं उनका घर नहीं बना पाई। निर्मला आर्या फिर से उदासी के सागर में डूब गई। लाचारी ने विमला को बेबस बना दिया था। अपनी समस्या सागर में डूबी वह पूछ बैठी, निम्मी, अब मैं क्या करूं? निर्मला आर्या ने लंबी सांस लेकर पूछा, शंकर क्या कहते हैं? शंकर अब कोमल को आगे पढ़ाना चाहते हैं। विमला की बात सुनकर निर्मला आर्या को राहत सी मिली। इसमें क्या समस्या है? बाहर हॉस्टल का खर्चा। तुम खर्चे की परवाह नहीं करो विम्मी, मैं कोमल को आगे पढ़ाऊंगी। निम्मी, उससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। विमला खड़ी हो गई। बिना नमस्ते किए ही कमरे से बाहर चली गई। विम्मी
का बिना नमस्ते करके जाना भी उसे कांटे की तरह चुभ रहा था। विमला ने घर की राह ली। निर्मला आर्या बुत बनी वहीं बनी रही। वह सोच में डूबी हुई थी। उन्हें कोमल के असली रूप का आभास शुरू से था तो, लेकिन विमला ने शुरू में उसे दूसरी ही कथा बताई थी। उन्होंने उसी पर विश्वास कर लिया था। कोमल के साथ गांव वालों का दुष्ट व्यवहार उनके सामने एक चुनौती सी खड़ी कर गया। निर्मला आर्या का समय काटे नहीं कट रहा था। वह घर लौटकर भी कोमल के बारे में सोचती रही। उसी समय उनके प्रेमी पति ने उनके घर का दरवाजा 4 बार खटखटाया। वह दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अरे तुम तैयार नहीं हो? अभी आती हूँ। गुलबहार ही खड़े रहे। निर्मला आर्या ने तैयार होकर अपनी अटैची उठाई और अपने पिताजी से कहा, बाबूजी मैं जा रही हूँ। फिर नौकर से भी कहा, महादेव दरवाजा बंद कर लो, और वह बाहर चली गई। गुल साहब ने निर्मला के हाथ से अटैची ले ली। तांगा खड़ा था। निर्मला और गुल उसमें बैठ गए और तांगा चल दिया। विमला जब घर पहुंची, शंकर ऑफिस से घर आ चुके थे। विमला को देखते ही उनके मुंह पर खुशी की लहर दौड़ गई। सुनो, शायद हमें फामा माऊ की पोस्टिंग मिल जाए। अरे वाह, ये तो मुंह मांगी मुराद मिल जाएगी। अब तो मैंने जो सोचा है करके ही रहूंगी। माँ की खुशभरी आवाज़ सुनकर कोमल दौड़कर बाहर आ गई। क्या हुआ अम्मा? बस बेटा देखते जाओ, तब भी बताओ ना। तुम्हारे पापा की बदली शायद फाफा माऊ हो जाए, प्रमोशन भी हो जाएगा। अम्मा पापा की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी ना। तुमसे क्या मतलब? शंकर कोमल और विमला की बातों का मजा लेने लगे। पर मेरा क्या होगा अम्मा? तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे और लड़कों के कपड़े पहनोगे। कोमल सोचने लगी, लड़के के कपड़े, लड़के की सोच, यह ड्रामा वह कैसे कर पाएगी? इतने वर्षों तक वह लड़की की तरह रही, वैसी ही बातें करती रही, वैसी ही उसकी सोच बन गई। अब क्या होगा? कपिल भी क्या कहेगा? अम्मा ने इतना बड़ा निर्णय अकेले ही क्यों ले लिया? सोचते सोचते वह चौके में गई। विमला कढ़ाई में सब्जी छोंककर पटरे पर गुमसुम बैठी थी। छौंकन जल गया था। मिर्च का धुआं छौंके में फैला था। चौके में घुसते ही कोमल को जोर से छींक आई। विमला ने सिर उठाकर कोमल को देखा। कोमल की नाक के नीचे बढ़ते हुए बाल साफ चमक रहे थे। वह सोचने लगी कि लड़की बनाकर तो वह अपनी प्यारी बच्ची को क्रूर दुनिया से बचा नहीं पाई। क्या वह उसे लड़का बनाकर बचा पाएगी? ये सवाल उसे परेशान करने लगा। अम्मा क्या सोच रही हो? कोमल ने पूछ लिया। विमला संभल गई। कोमल माँ के पास आकर बैठ गई। अम्मा मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? अम्मा तुमने सचमुच सोच लिया है कि मुझे अब लड़का बनाकर रखोगी? हाँ। क्या मैं तुमसे लड़के की तरह ही बात करूँगी? हाँ, सोचा तो यही है। यह तो बहुत मुश्किल है अम्मा। मेरी आदत तो लड़कियों की तरह ही बोलने की पड़ गई है। देखो कोमल, जब हम दुनिया में आए हैं तो जीवित भी रहना है, और जीवित रहने के लिए अगर अपने को बदलना भी पड़े तो क्या हुआ? दुनिया में एक शिशु नंगा ही तो पैदा होता है। माँ बाप जैसा चाहते हैं उसे वैसा ही पालते हैं। दुनिया भी उस बच्चे को उसी रूप में स्वीकार कर लेती है। अम्मा तुमने तो मुझे लड़की की तरह रखा है। यही तो मात खा गई कोमल। कहते कहते विमला का गला रुंध गया। कोमल ने आगे बढ़कर माँ को गले से लगा लिया। अम्मा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। पर कपिल भैया, तुम्हारे पापा ने उससे भी बात की है। कोमल, मैं सोचती थी कि वह बहुत बेवकूफ़ है। वह तो बहुत समझदार है। वह तो तुम्हारे पापा को ही उल्टा समझाने लगा। कोमल के चेहरे पर चमक आ गई। कोमल से बात करके विमला का मन हल्का हुआ। शंकर अपनी पोस्टिंग के सिलसिले में फाफा माऊ चले गए। फाफा माऊ में डिप्टी पोस्ट मास्टर की जगह खाली थी। छोटी जगह होने के मारे वहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता था। शंकर लौटे नहीं थे। इतवार का दिन था। सुबह सुबह विमला सिर धोकर बैठी थी। कपिल और कोमल पैंट और कमीज पहनकर तैयार हो गए थे। कपिल कोमल का हाथ पकड़कर शीशे के सामने ले गया। कपिल कोमल से लंबा था। उसने कंघी से कोमल के छोटे छोटे बालों को काटा, बाई तरफ मांग निकाली और उसी कंघी से अपने बाल भी संभाले। फिर कपिल ने पापा के कोलोन को शीशी उठाई। पहले कोमल पर कोलोन छिड़का, फिर अपने लगाया। पूरा कमरा महक उठा। कोलोन लगाकर कपिल और कोमल शीशे के सामने खड़े हो गए। देखो न कोमल भैया, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लगते हो। कोमल को कपिल की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कपिल बोले जा रहा था, हाँ मेरी पैंट तो तुम्हारे जरा भी बड़ी नहीं है, जरा सी बड़ी है। नीचे से मैं मोड़ देता हूँ, ठीक हो जाएगी। कपिल झुका, अपने कोमल की पैंट के दोनों पांचे नीचे से मोड़ दिए। अब तुम तो छुटकी नाना मेरे
छोटे भैया लगते हो, देखो तो शीशे में मेरी मूछें भी, और तुम्हारी मूछें बिल्कुल एक बराबर है ना। कोमल ने कपिल की पीठ पर एक धौल जमाया। उसी समय बाहर के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। विमला ने आवाज लगाई, कपिल देखो कौन है। कपिल दरवाजा खोलने चला गया। कोमल विमला के पास आकर खड़ी हो गई। कोमल के कपड़ों में लगी कोलोन की महक ने विमला को महका दिया। अरे अपने पापा का सारा कोलोन लगा डाला। वह मुस्कुराई, अम्मा यह सब कपिल ने किया है, देखो मेरे बाल भी उसी ने बनाए हैं। विमला सिर उठाकर चकित सी कोमल को देखने लगी। तभी कपिल भी आ गया। उसके पीछे निर्मला, आर्या और गुल भी थे। उन्हें देखकर विमला उठकर खड़ी हो गई। अरे आप? हाँ विम्मी, गुल उसी रात को आ गए थे। तभी गुल साहब की नज़र कोमल पर पड़ी। उन्होंने कोमल को ध्यान से देखा। अरे कोमल, गुल साहब ने आश्चर्य से पूछा। विमला ने भी विजेता की तरह कहा, हाँ यह कोमल ही है। निम्मी, हम लोग अब यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ जाओगे? इनकी बदली फाफा माऊ हो गई। निर्मला आर्या चुप थी, पर गुल साहब समझ गए। विमला जी, आपका जवाब नहीं है। अब कोमल जी आगे क्या करेंगे? इलाहाबाद में आर्ट कॉलेज में आर्ट सीखेंगे और सितार सीखेंगे। अरे आपने वह भी सोच लिया? ऐसा है भाई साहब, पत्थर से टकराकर जब एक पैर लड़खड़ाता है तो दूसरा पैर सहारा दे देता है और आदमी गिरने से बच जाता है। निर्मला आर्य विमला को आश्चर्य से देखने लगी। विमला उसकी तरह ऊंची पढ़ाई तो नहीं कर पाई थी, लेकिन उसकी सोच ने उसको सबसे आगे कर लिया था। दुनिया पीछे रह गई। गुल साहब कोमल से बातें करने लगे। तो कोमल, तुम आर्ट कॉलेज में पढ़ोगे और तुम्हारी अम्मा तुमको सितार सिखवाएगी। हाँ अंकल, मैं पेंटिंग तो बनाती बनाती, कहकर उसने अपने होठ काट लिए और चुप हो गई। गुल मुस्कुराए, तुम मुझे अपनी पेंटिंग दिखाओगे? कोमल कमरे में गई और वह अपनी बक्सिया में से आर्ट की काफ़ी उठा लाई। गुल भी वहीं कुर्सी पर बैठकर कोमल की काफ़ी देखने लगे। कोमल ने सचमुच बड़ी अच्छी पेंटिंग की थी। बादल में छिपता हुआ चंद्रमा, पेड़ों के बीच में से आती हुई सूरज की किरणें और जमीन पर पड़ती हुई पत्तों की छाया। तुमने बेटा कला कहाँ सीखी? जब मैं छोटी थी, नहीं छोटा था, तब अम्मा ने सिखलाई थी। गुल साहब ने विमला को देखा। कमाल की है, पेंटिंग तो मैं भी करता हूँ। मैं तुम्हारी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाऊंगा। सच अंकल? हाँ, हाथ मिलाओ कोमल। कोमल झिझकी, लड़के नहीं झिझकते हैं। गुल ने कोमल का हाथ पकड़ लिया। कोमल में हिम्मत आ गई। विमला और निर्मला आर्या कमरे के एक कोने में खड़ी बातें कर रही थी। गुल साहब तुम्हारे घर रहने लगे? विमला ने निर्मला आर्या से पूछा। नहीं, क्या करूं विम्मी, पिताजी को कैसे समझाऊं? देखो निम्मी, मैं तुम्हारी तरह पढ़ तो नहीं पाई, पर अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब बहुत समय हो गया तुम दोनों पति पत्नी हो। पिताजी तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। तुम्हें निर्णय लेना ही होगा। क्या वे तुम्हारी किसी और बहन के पास रह सकते हैं? नहीं, न वे रहना चाहेंगे, ना मैं उन्हें भेजूंगी। ठीक है, तब तो तुम्हें ही आगे कदम बढ़ाना होगा। तुम्हें उनको खुलकर सब बता दो। क्या उनको पता है कि तुम्हारी गुल साहब से शादी हो चुकी है? नहीं जानती। गुल से कभी मिलते हैं? नहीं, मैंने ही उन्हें गुल से अलग रखा। निम्मी, तुमने यही तो गलती की, तभी हिम्मत करके सब उन्हें बतलाना था। उसी समय उछलते कूदते, पर सब बाद में ठीक हो जाता है। सब आदमी के पास दूसरा उपाय नहीं होता, तो वह परिस्थितियों का स्वीकार कर लेता है। विमला का आत्मविश्वास देखकर निर्मला आर्य चकित रह गई। विमला उनकी आंधी लाठी हो गई। उनमें हिम्मत आ गई। विम्मी, तुम मेरे साथ हो ना? बिल्कुल, एक बार सोचकर तय करना होता है। आज ही तुम पिताजी को सब कुछ बताओगी, वायदा करो। अच्छा गुरुआनी जी। निर्मला आर्या के मन में आत्मविश्वास जग गया। विमला और निर्मला आर्या गुल साहब और कोमल के पास आ गए। दोनों अपने अपनी सोच में थी। कपिल भी वहीं खड़ा था। गुल साहब ने कपिल से पूछा, कपिल तुम भी पेंट करते हो? अंकल, मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेलता हूँ, पेंटिंग तो जीजी करती है। जीजी सब सुनकर विमला ने कपिल की तरफ देखकर आंखें तरेर कर कहा, कपिल खबरदार, जो तूने कोमल को जीजी कहा। गलती हो गई अम्मा। अरे इतना क्यों बिगड़ती हो? धीरे धीरे ही तो आदत पड़ेगी। निर्मला आर्या से रहा नहीं गया। नहीं निम्मी, एक बार कुछ तय कर लिया गया तो उसी समय बदलना पड़ेगा। अच्छी बात करने के लिए और देर नहीं करनी चाहिए। गुल साहब विमला का मुंह देखने लगे। वे विमला की हिम्मत, उत्साह और परिस्थितियों से कैसे जूझती है इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। जो ठीक है वही करती है। वे विस्मित थे। निर्मला आर्या उनकी पत्नी, काश कि उसकी भी सोच ऐसी ही होती। उन्होंने एक लंबी सांस ली। निर्मला आर्या ने पति को देखा, पर वह पति के मन की बात ताड़ गई।
गुल साहब कपिल और कोमल की तरफ बढ़े। कोमल, मैं तुम दोनों को सितार सिखाऊंगा और चित्रकार भी बनाऊंगा। कोमल माँ को देखने लगी। विमला भी बोली, ठीक तो है, अब अंकल गुल तुम्हारे गुरु हैं, मैं अभी आती हूँ। विमला कमरे में से एक डोरा ले आई। गुल भाई साहब उसके हाथ में बांधिए। यह क्या है अम्मा? कोमल ने पूछा। जब कोई गुरु किसी को शिष्य मानता है तो सबसे पहले उसके हाथ में डोरा बांधता है। अब यह गुरु तुम्हारे गुरु है, इनके पैर छुओ। कोमल ने गुल साहब और निर्मला आर्या के पैर छुए और गुल साहब ने कोमल की कलाई में डोरा बांध दिया। कपिल दौड़कर गया और इमली की मीठी गोली ले आया। अम्मा, मिठाई तो नहीं है, यह भी तो मीठी है। सभी लोगों ने मुस्कुराकर कपिल से इमली की मीठी गोली ले ली और चटकारे ले लेकर खाई। कोमल ने भंग तोड़ा। कपिल भैया, तुम पेंटिंग नहीं सीखोगे? कोमल से रहा नहीं गया। कपिल नीची निगाह करके खड़ा हो गया। गुल साहब ने ही संभाला। ऐसा है, कपिल को फुटबॉल और क्रिकेट का शौक है, फिलहाल उसको वही खेलने दो, उसका मन बनेगा तो वह भी आ जाएगा। कपिल को बढ़ावा मिल गया। अंकल, आप फुटबॉल नहीं खेलते? कभी खेलता था। निर्मला एक आर्या की तरफ देखकर बोले, बेटा अब तो अकेले सितार ही टुनटुनाता हूँ, तुम्हारे अंकल काम भी तो करते हैं और पेंटिंग भी करते हैं। निर्मला आर्या ने गुल साहब से कहा, चलिए देर हो गई, पिताजी अकेले हैं। निर्मला आर्या और गुल साहब विमला व बच्चों से विदा लेकर बाहर आ गए। निर्मला आर्या के मन में धुंध मचा था कि काश वह भी विमला की तरह हिम्मत से सोच पाती। गुल साहब भी ऐसा ही सोच रहे थे। उन्होंने मौन तोड़ा। निम्मी, विमला को हम मान गए, भगवान ने उसे क्या समझ दी है, बड़ों बड़ों को मात दे दे। निम्मी, तुम बताओ, अगर तुम्हारी ऐसी समस्या होती तो तुम क्या करती? मेरी तो समस्या होने का सवाल ही नहीं है, मैं तो छड़ी हूँ और तुम भी छड़े हो। हाँ, मैं कवि बन गया, कविता ही बनाता रहा, पेंटिंग ही करता रहा और सितार ही बजाता रहा। गुल साहब भावुक हो गए। पर मालूम है क्यों? सब निम्मी तुम्हारे लिए। जब तुम्हारी याद व्याकुल कर देती है तो मैं सितार का झाला बजाने लगता हूँ। कभी कभी इतनी जोर से बजाता हूँ कि सितार के तार भी टूट जाते हैं। निर्मला आर्या अंदर से हिल गई। उनका गला रुंध गया। क्या करती थी? मजबूरी थी, पिताजी की ना। वह अपनी जिद पर आज बूढ़े होने पर भी अड़ी है। मैं अपनी पत्नी, अपनी सब कुछ के पास नहीं रह सकता। गुल सोचकर फिर बोले, निम्मी, मैं विमला की हिम्मत की दाद देता हूँ। निर्मला विमला से अपनी तुलना सुनकर अकुला गई। वह पलटकर दूसरी तरफ जाने लगी। गुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से प्यार से पूछा, क्या हम तुम्हारे पिताजी के साथ अब भी नहीं रह सकते? निम्मी, वह तुम्हारे पिता है तो मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ। उनको पिता का अधिकार है तो मुझे भी तो पति का अधिकार मिलना चाहिए। याद है ना, मैंने तुम्हें एक बार लिखा था, आदि अंत की बेला में सखी तुम ही हमारी अपनी हो। जब निर्मला आर्या स्कूल में पढ़ती थी, गुल साहब ने यही दोनों लाइनें उसे लिखकर भेजी थी। गुल साहब के मुंह से इन दो पंक्तियों को सुनकर निर्मला आर्या फिर से सोडसी सी बन गई। सारी यादें हरी हो आई। गुल साहब घर के बाहर उसके पास पेड़ के नीचे खड़े थे। वह गुल साहब के गले में झूल गई। गुल और निम्मी देर तक वहीं खड़े हो गए। दोनों में हिम्मत लौट आई थी। गुल साहब ने जोर से कहा, चलो अभी चलता हूँ तुम्हारे घर, अब मैं अकेले नहीं रह सकता, मैं होटल नहीं जाऊंगा। निर्मला आर्या मौन थी। गुल निर्मला आर्या का हाथ पकड़कर उनके घर आ गई। घर पहुंचकर निर्मला आर्या ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला। फिर उन्होंने देखा दरवाजे पर ताला लगा है। अरे, यह नौकर ताला लगाकर कहाँ गया? निम्मी ने अपने पर्स में से दूसरी चाबी निकालकर ताला खोला और घर में घुसी। गुल भी उनके पीछे पीछे गए। पिताजी की भी अजीब सी आवाज आ रही थी। वह दौड़कर उनके कमरे में गई। पिताजी झुके हुए तसले में उल्टी कर रहे थे। पिताजी के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह पलंग पर ही झुके हुए लटक गए। गुल साहब ने उनकी उठाकर पलंग पर सीधा लिटाया। उनकी आंखें बंद थी। गुल साहब का सहारा पाकर उन्हें धीरे से आंखें खोली, पर चुप रहे। गुल साहब ने ही मौन तोड़ा। हाँ, मैं वही गुल हूँ जिसे आपने एक बार मारा था। मेरा नाम गुलशन गुल है। मैं आपकी बेटी का ब्याहता पति हूँ। अब मैं भी आपके पास रहूंगा। पति सब सुनकर बूढ़े असहाय पति जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह एकटक गुल साहब को देखने लगे। अपने पति गुल साहब की बात सुनकर निर्मला आर्या पहले तो घबराई, फिर उनकी हिम्मत बढ़ गई। पिताजी, गुल साहब सचमुच मेरे पति है। 25 साल पहले हमारी शादी हुई थी। अम्मा को सब पता था। अम्मा ने ही यह मंगलसूत्र दिया था। निर्मला आर्या ने अपना मंगलसूत्र गले से उतारकर अपने पिताजी को दिखाया। अपनी बेटी की बात सुनकर पिताजी में जैसे रक्त संचार हो गया। बेटी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वह गुल साहब की तरफ मुड़ गए। अरे बेटा, तुम तो मेरे दामाद हो, तुम क्यों अलग रहे?
तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। पिताजी की इस तरह से इतनी जल्दी गुल साहब को स्वीकार लेंगे, निर्मला आर्या को इसकी आशा नहीं थी। तीनों प्राणी अपने संसार में अपनी अपनी सोच के मकड़ी के जाले में फंसे चुप थे। गुल साहब ने पिताजी की हथेली से मंगलसूत्र लेकर उनके सामने पत्नी निर्मला आर्य के गले में फिर से पहना दिया। अब पिताजी आप भी हमें आशीर्वाद दें। गुल साहब के साथ निर्मला आर्य भी पिताजी के सामने झुक गई और पिताजी ने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। गुल साहब ने पिताजी के पैर छूकर हाथ सिर में लगा लिया। अमूल्य जीवन के इतने वर्ष किस तरह से बीते। गुल साहब ने जैसे गहरे पानी में डुबकी लगाकर सिर ऊंचा कर लिया था। दोनों पिताजी के पास उन्हीं के पलंग पर देर तक बैठे रहे। पिताजी के कमरे के साथ लगे कमरे में निर्मला आर्या का पलंग था। जब वह सो गए तब गुल साहब उठे और निर्मला आर्या को चिढ़ाते हुए बोले, निम्मी अपने घर जाऊं। निर्मला आर्य ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी इतने दिनों बाद। हाँ, काश कि ऐसे ही तुम पहले भी करती। काश आपने भी आज वाली हिम्मत पहले दिखाई होती। गुल साहब ने लंबी सांस खींची। वे आशिकाने मूड में आ गए। उन्होंने सुरीली आवाज में निर्मला आर्या के कान में गाया, वादा करो तुम अभी यहीं छोड़ोगी साथ मेरा, कभी नहीं कभी नहीं। निर्मला आर्या गुल साहब के सीने से लग गई। गुल साहब निम्मी आर्या के साथ पलंग पर बेधड़क लेट गए। अब उनका सुख अनंत व अवर्णनीय था। सुबह 7 बजे नौकर बाहर का ताला न देखने पर परेशान हो गया। घर अंदर से बंद था। वह पेशो पेश में था। उसने दरवाजा खटखटाया। गुल साहब ने दरवाजा खोला। निर्मला भी उसके साथ साथ गई। वह घबरा गया। अरे आप लोग। निर्मला आर्या के बोलने से पहले गुल साहब ने कहा, हाँ साहब, अब आप अपना बिस्तर बांधिए और अभी अभी यहाँ से चंपत होइए। अब हम यहाँ रहेंगे। नौकर ने विनीत भाव से निर्मला आर्या को देखा। निर्मला क्रोध से लाल थी। नौकर ने गुल की तरफ देखा। निर्मला दमक कर नौकर से बोली, तुम बहुत धोखेबाज हो। वह कुछ आगे बोलती कि गुल साहब ने निम्मी का हाथ दबाया और चुप रहने को कहा। निम्मी चुप हो गई। नौकर ने उसी समय अपना सामान बांधा और घर छोड़कर चला गया। चलते चलते उसने गुल साहब और निर्मला के पैर छुए। गुल साहब ने आत्मविश्वास से कहा, अपने पैसे अगले हफ्ते ले जाना। ड्रामा सफल व सुखान था। रोज की तरह नौकरानी आई, खाना बनाने वाली आई। गुल साहब को सबने अभी तक घर के बाहर ही देखा था। उनको घर के अंदर देखकर सब चकित थे। निर्मला आर्या घर में कूदी कूदी घूम रही थी जैसे कि नहीं बिहाता हो। पिताजी अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। निर्मला आर्या ने खाना बनाने वाली से चाय बनवाई। गुल अखबार लेकर कुर्सी पर बैठकर चुस्की ले लेकर चाय पीने में मग्न हो गए। पास की कुर्सी पर निर्मला भी बैठी चाय पी रही थी। उस दिन निर्मला आर्या ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। जब नौकरानी जाने लगी, निर्मला आर्या उसके साथ बाहर गई और उन्होंने उसे बताया, पिताजी बीमार है, अब ये छुट्टी लेकर यहीं रहेंगे। नौकरानी उनका मुंह देखने लगी। अरे भाई, यह हमारे पति देव है, तुम्हारे साहब है, तो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? पिताजी की इनसे नहीं बनती थी, अब बनेगी। हाँ, अब बनेगी। नौकरानी ने ताली बजाई, हंसी और मुस्कुराकर अपने घर जाने लगी। सुनो सुखदेई, हमने तुम्हें बताया नहीं, हम लोगों की शादी बहुत साल पहले हुई थी। पिताजी को यह नहीं भाए और पिताजी को मैं कैसे छोड़ देती। चलो अब तो ठीक है बहन जी, बड़ा अच्छा हुआ, आपका घर आबाद हो गया। नौकरानी घुंघरू वाली पायल पहनी थी, छुन छुन करती हुई चली गई। निर्मला आर्या ने दरवाजा बंद किया। उसके मन में अजीब सी तसल्ली, अजीब सी गुदगुदी हुई। उनको यह सुंदर आभास पहली बार हुआ था कि पति की उपस्थिति से घर की हवा ही बदल जाती है। उन्हें विमला का ध्यान हो आया। विम्मी के साथ सदा उसके पति शंकर रहे। उसकी समझ, उसकी सोच, उसके निश्चय, उसके निर्णय कितने परिपक्व है। पढ़ाई पूरी न करने पर भी वह कितनी दृढ़ निश्चयी है। निम्मी आर्या अपने बारे में सोचने लगी। वह स्वयं एमए और क्या क्या डिग्रियां लेने के बाद भी ठीक निर्णय नहीं ले पाई। उसने गुल साहब की तरफ देखा। गुल अखबार पर नजर गड़ाए थे। वह नीचे निगाह किए ही बोले, विम्मी का कोमल बड़ा अच्छा है। उसकी वजह से विम्मी और शंकर कितने परेशान हो गए। सो तो है, मैंने उनकी बहुत मदद करनी चाहिए, पर क्या बताऊं, दुनिया बड़ी अजीब है, समझ में नहीं आता क्या करूं। कोमल के ही मारे शंकर बदली करवा कर जा रहे हैं। निर्मला आर्या क्षण भर रुककर बोली, कोमल को लड़की बनाकर तो कुछ ना मिला, देखो लड़का बनाकर उसे क्या मिलता है। मालूम है उन गांव वालों ने उसे जहर दे दिया था। यह तो कहो विमला जैसी उसकी माँ है, उसने कभी हार नहीं मानी। तुमको कोमल के बारे में सब कुछ मालूम था? गुल साहब ने पूछा।
हाँ, मुझे अंदाजा तो था। पहले दिन वह विम्मी कोमल को स्कूल लाई थी, सिंदूर से उसकी मांग भरी थी। मेरे कुछ भी पूछने से पहले विम्मी ने ही कहा था उसकी शादी हुई थी, पति ने इसको छोड़ दिया। मैं चुप रही। विमला असली बात नहीं बता पाई थी। फिर तुम्हें कब पता चला? उसने खुलकर तो कभी नहीं बताया। तुम्हें स्कूल में कोमल को लेकर परेशानी तो नहीं हुई थी? एक लड़की के बाप ने तो चिट्ठी भी भेजी थी। फिर तुमने क्या किया? मैंने भी लिख दिया कि कोमल तो स्कूल में पढ़ेगी और वह अपनी लड़की को स्कूल से निकाल सकती है। कोमल ने के क्लास की लड़कियों ने कैसे लिया? गुल एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहे थे। शुरू में तो सब उसे अकेला ही छोड़ देती थी, पर कोमल ने अपने व्यवहार से धीरे धीरे सबका मन जीत लिया। कोमल पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वह क्लास की हर लड़की की मदद कर देती थी। खेल कूद में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। इसको पेंटिंग तो मैं सिखा दूंगा, गुल ने कहा। निर्मला आर्य आश्चर्य से पति का मुंह देखने लगी। विमला कह रही थी कि कोमल बांसुरी भी बजाती है और उसके क्या शौक है? पढ़ना। अखबार छोड़कर गुल सीधे बैठ गए। निम्मी, अब तो तुम्हें मुझे जीवन दे दिया, मैं कोमल को बना दूंगा। अभी तो शंकर की बदली हो रही है, शायद फाफा माऊ जा रही है। फाफा माऊ? गुल साहब खड़े हो गए। मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ मैं भी फाफा माऊ चला जाऊँ। और मैं? तुम्हारी मर्जी, तुम भी वहाँ आ जाओ, वहाँ घर ले लेंगे। गुल साहब की दम भरी बोली सुनकर निम्मी आर्य सदके में आ गई। गुल साहब का ऐसा रूप तो उन्होंने पहली बार देखा था। निम्मी उनका मुंह देखने लगी। अब ऐसा है निम्मी, अभी तो मैं होटल से अपना सामान यहाँ अपने घर में ले आता हूँ, फिर मैं शंकर के पास जाऊँगा। शाम को चलो, मैं भी चलूँगी। ठीक है, होटल से आने के बाद मैं जाऊँगा। देखो, पिताजी का कमीज पजामा पहने बैठा हूँ। गुल जोर जोर से हंसे। देखो ना निम्मी, उनकी पुरानी कमीज मेरे बिल्कुल फिट आ गई। फिर कुछ सोचकर बोले, निम्मी, बहुत दिनों की चोट लिए बैठा था, अब चोट ठीक हो गई। अभी तक तुम्हारा राज्य था, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, निर्मला आर्य ने जोड़ दिया। गुल साहब ने अपनी घड़ी देखी। 10:30 बजा था। होटल में सामान लाना था। गुल साहब उठे। उन्होंने अपने पिछले दिन वाले कपड़े पहने और जूते पहनकर आ गए। जाते जाते गुल साहब फिर लौटे। पिताजी के कमरे में गए और उनके पास जाकर बोले, पिताजी, मैं जरा जा रहा हूँ। बेटा, कहाँ? पिताजी घबरा गए। आप घबराए नहीं, मैं होटल से अपने कपड़े लेकर अभी आता हूँ। बस मैं आपको बताने आया था। इतने में निर्मला आर्य बढ़कर आ गई। मैं भी साथ चलूँगी, तांगा लिए लेती हूँ। नहीं, मैं रिक्शे पर ही जाऊंगा। गुल ने एक रिक्शा रोक लिया। निम्मी पति के साथ रिक्शे पर बैठ गई। गुल को जैसे रक्त संचार हो गया था। वह फिर से 25 वर्ष पहले के मनचले युवा से बन गए। सुबह सूरज की रोशनी में गरमाई थी। निर्मला आर्य के प्रति जो उनका प्रेम सदा रहा था, वह अब परिपक्व हो गया था। उनकी हिम्मत लौट आई। रिक्शे पर बैठते ही उनको अपनी सबसे पहले बनाई हुई कविता मन में फिर से गूंज गई। वह जोर से बोले, बनकर पवन पुत्र आऊँगा, ले जाऊँगा उस पार सखी। उन्हें फिर वह 4 लाइनें भी याद आ गई। उड़कर आऊँगा उस पार और ढूंढ लूँगा तुम्हें, लगा लूँगा सीने से अपने और न छोड़ूंगा कभी तुम्हें। उन्होंने जब वह बचकानी कविता बड़ी लंबी बनाई थी, पर उसकी आगे की लाइनें याद करने पर भी उन्हें याद नहीं आ रही थी। ना फूल सही, फूल की महक ही सही, कहकर गुल साहब को अपने ऊपर बड़ी हंसी आई। उन्होंने रिक्शा शंकर और विम्मी के घर की तरफ मुड़वा दिया। रिक्शा विमला और शंकर के घर के सामने रुका। गुल 16 बरस के लड़के की तरह रिक्शे पर से कूदकर शंकर के घर के भीतर चले गए। निर्मला आर्य रिक्शे वाले को पैसे देती रही। गुल साहब को घर के अंदर कोई नहीं दिखा। उन्होंने आंगन से ही आवाज लगाई, कोमल, कपिल, मैं गुल आया हूँ। कमरे के अंदर कोमल साड़ी ब्लाउज पहने निकली। अरे अंकल आप, अरे तुम फिर साड़ी पहन ली? जी अंकल। तभी गुल साहब को कमरे से शंकर की आवाज़ सुनाई दी। कौन आया है? मैं हूँ गुल, आपके पास आया हूँ। शंकर और विमला बाहर निकल आए। विमला की आंखें लाल थी। उसे देखकर गुल साहब परेशान हो गए। क्या हुआ विम्मी जी? विमला चुप रही। कोमल सबको वहीं छोड़कर अंदर चली गई। गुल साहब ने फिर पूछा। कोमल ने तो फिर से साड़ी पहन ली। कोमल और साड़ी सब सुनते ही विमला रो पड़ी। शंकर भी बिफर पड़े। यार, यही कोमल की साड़ी ही तो मुसीबत बन गई है। गुल साहब ने आवाज़ लगाई, कोमल बेटा यहाँ आओ। कोमल बाहर नहीं आई, पर कपिल बाहर आ गया। कपिल ने गुल साहब के पैर छुए। अंकल क्या करे, हमारे घर में सब लोग परेशान हैं। गुल साहब ने शंकर से पूछा, क्या आज ऑफिस जाइएगा? नहीं, चलिए हमारे साथ बाहर चलिए। गुल शंकर को लेकर बाहर चले गए। भाई साहब, आपकी बदली काट गोदाम हो जाए तो
पर मैं तो फापा मऊ जा रहा हूँ। देखे भाई साहब, मैं काठ गोदाम में हूँ, आप मेरे भाई से भी बढ़कर हैं। विमला और निर्मला भी सगी बहनों की तरह है। अब मैं आपको फापा मऊ नहीं जाने दूंगा। अब कोमल भी मेरा बेटा बनकर रहेगा, कपिल भी मेरा बेटा है। गुल साहब भावुक हो गए। शंकर ने उनका हाथ पकड़ लिया। शंकर का गला रुंध गया। आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। क्षण भर में दोनों जिगरी दोस्त बन गए। शंकर और गुल साहब देर तक बातें करते रहे, अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाते रहे। दोनों को ऐसा लग रहा था कि जैसे वे दोनों जन्म जन्म के साथी हों। पूर्व जन्म का साथ होगा शंकर। देखो तो इस जन्म में भी हम दोनों कैसे मिले। गुल साहब ने कहा तो शंकर ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप सचमुच ठीक कहते हैं गुल भाई, बहुत देर हो गई। निम्मी और विम्मी राह देख रही होगी। चलिए चलते हैं। दोनों घर में आ गए। विमला और निर्मला। आर्य ने शंकर और गुल साहब को हाथ पकड़े देखा तो वह कुछ समझी नहीं। गुल ही वाचाल बन गए। निम्मी, अब हम सब काठ गोदाम में रहेंगे और फापा माऊ। विमला ने आश्चर्य से पूछा, वह शंकर साहब ठीक करेंगे। निर्मला आर्या गुल साहब को देखने लगी। सदा चुप्पी साधे रहने वाले गुल की उम्र भर की चुप्पी जैसे आज खत्म हो गई थी। गुल साहब ने जोर से आवाज लगाई, कपिल और कोमल कहाँ हो। कपिल और कोमल निकल आए। अब के से दोनों पैंट और शर्ट में थे। कपिल ने कोमल को मनाकर फिर से शर्ट और पैंट पहनवा दी थी। कपिल भी इस कमाइयों में समझदार बन गया था। कुछ दिन पहले एक दिन शंकर ने उनको खुलकर सारी परिस्थिति समझा दी थी। बल्कि पापा से बात करके कपिल इतना समझदार बन गया था कि विमला विस्मित थी। निर्मला आर्या ने विमला से धीरे से कहा, मान गए तुम्हारे परिवार को एक एक सदस्य कितना समझदार है। सुनकर विमला की आंखें भर आई। निर्मला आर्य बोले जा रही थी, असल में विम्मी, तुम ही परिवार की नींव का सबसे मजबूत खंबा हो। तुम्हारी मजबूती ने हम दोनों को तो एक साथ कर दिया। विमला ने बढ़कर निम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ मत बोलो निम्मी। निम्मी को अपने पिताजी का ध्यान आ गया। अरे गुल साहब, देर हो गई, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। वाह, हम तो बिना चाय पिए ही नहीं जा सकते। गुल जिद से बोले। शंकर भी जोर से बोले, अरे विम्मी, भाई साहब को चाय नाश्ता करवाओ। कोमल, कपिल। एक हाथ कपिल ने और दूसरा हाथ कोमल ने पकड़ लिया। अंकल, नाश्ता करके ही जाइएगा। गुल साहब रुक गए। कोमल निर्मला आर्या के पास खड़ी थी। निर्मला आर्या ने ही छेड़ा, कोमल, लड़कों के कपड़े पहनना तुमको परेशान किए है। अब जमाना बदल गया है। अमेरिका और इंग्लैंड में तो लड़के लड़कियां सभी जींस पहनते हैं। ऐसा करते हैं विम्मी, चलो हम लोग भी पैंट पहनना शुरू कर दे। ये साड़ी वाड़ी का झंझट भी खत्म कर दे। निम्मी जोर से हंसी। निम्मी, तुम भी एक ही हो, क्या कह रही हो। चाय पीकर गुल साहब ने कोमल से कहा, बेटा अब तुम ऐसे ही रहोगे। अगर इनमें से कोई भी कभी परेशान करे, दौड़कर मेरे पास आ जाना, मैं सबको ठीक कर दूंगा। गुल की मनमोहक बातें सुनकर सब खुश दिल हो गए। गुल साहब ने कोमल से हाथ मिलाया। उसके बाद उन्होंने विमला से हाथ मिलाया। 2 क्षण उसका हाथ पकड़े रहे। उनकी पकड़ ने बिना कहे ही विमला से सब कुछ कह दिया। वह जैसे कह रहे हो, गजब की हो तुम, खाना खाकर जाइएगा भाई साहब। नहीं भाई, आज नहीं, पिताजी हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। गुल साहब की आवाज़ अलग ही थी। गुल और निर्मला आर्या को विदा करने विमला, शंकर और कोमल बाहर आए थे। कपिल अंदर ही रह गया था। गुल और निम्मी के जाने के बाद जब तीनों घर में घुसे, शंकर ने कपिल को आवाज लगाई, कपिल, कपिल कहाँ हो भाई। कपिल चुप्पी साधे था। कोमल, विमला और शंकर कमरे में घुसे तो कपिल एक गठरी बांध रहा था। यह क्या हो रहा है भाई। कोमल, भैया के लड़कियों के कपड़े इस गठरी में है, इन्हें क्यों बांध रहे हो। मैं नहीं दूंगी अपने कपड़े, कोमल चिढ़कर बोली। तो लेकर देखो। कपिल गठरी लेकर कूदा। उसने पलंग का चक्कर लगाया और घर से बाहर भाग गया। उसने जल्दी से गठरी साइकिल पर रखी और साइकिल चला दी। शंकर और विमला देखते रह गए। कोमल कपिल के पीछे भागा तो शंकर ने उसे पकड़ लिया। ठीक आधे घंटे बाद कपिल लौटा। उसने साइकिल एक तरफ टिकाई। उसके हाथ में जलेबी और समोसे थे। अम्मा, बड़ी जोर की भूख लग रही है। कोमल, भैया जलेबी और समोसे पकड़ तो लीजिए। कोमल ने दोनों लिफाफे पकड़ लिए। उसने चौके में जाकर दोनों चीज़ें तो प्लेटों में लगाई और प्लेटें लेकर बाहर आ गया। सभी मुस्कुरा रहे थे। जलेबी और समोसे का नाश्ता सबने बड़े मन से खाया। विमला से रहा नहीं गया। गुल भैया और निम्मी भी तो होते तो कितना अच्छा होता, हम सब साथ खाते। कोमल, कपिल, शाम को हम सब मिलकर उनके घर जलेबी समोसा लेकर जाएंगे।
सुनो, काठगोदाम की पोस्टिंग करानी है। गुल भाई साहब ने मुझसे वचन ले लिया है। विमला ने लंबी सांस ली। देखो तो ईश्वर कैसे मदद करता है। वह करता हो ना करता हो, भाई हमने भी तो निर्मला आर्या और गुल को मिला दिया। हम अब दोनों साथ रहेंगे। वाह वाह, तुम भी सारी वाह वाह लूटने के फेर में हो। सो तो है, शंकर ने मुस्कुराकर कहा। कोमल और कपिल अम्मा और पापा को देखकर बड़े खुश थे। उन दोनों के मुंह पर गर्व की लहर दौड़ रही थी। काठगोदाम के पोस्ट ऑफिस में शंकर वर्मा की पोस्टिंग हो गई। कुछ वर्षों में प्रमोशन मिलने के बाद वह वहाँ के डाक खाने में पोस्ट मास्टर हो गए। निर्मला आर्या भी अर्ली रिटायरमेंट लेकर गुल साहब के साथ काठगोदाम में ही रहने लगी। काठगोदाम में गुल का घर था, फर्नीचर की दुकान थी। कोमल और कपिल दोनों भाई विमला शंकर गुल और निर्मला आर्या के संरक्षण में बड़े हुए। काठगोदाम में ही निर्मला आर्या के पिताजी का निधन हुआ। उनकी अंत्येष्टि गुल साहब ने की। काठगोदाम पहुंचकर दोनों परिवार एक दूसरे के और नजदीक आ गए। काठगोदाम शहर से उत्तर दिशा में हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई देती है। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ की चोटी के ऊपर से चमकती तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती और मन भी रंग देती है। सुबह की ठंडी बयार में ईश्वर के लिए वहाँ रहने वालों के हाथ जुड़ जाते हैं। गुल का घर बहुत बड़ा था। शंकर भी रिटायर हो गए। उन्होंने अपना घर कहीं नहीं बनाया था। गुल का घर 2 मंजिला बहुत बड़ा था। वह आग्रह करके शंकर और विमला को अपने घर में ही ले आए। उस घर में जहाँ सन्नाटा बना रहता था। कोमल, कपिल, विमला और शंकर के आ जाने से वहाँ हरियाली छा गई। सारा गुल महल महक गया। गुल अकेली संतान थे। उनके नज़दीकी रिश्ते में कोई भी जीवित नहीं था। माता पिता की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गए थे। कोमल और कपिल जितने विम्मी और शंकर को प्यारे थे, उसमें अधिक निम्मी और गुल को भी प्यारे थे। गुल हृदय के धनी थे और जो सोच लेते थे लाख मुसीबतें झेलकर भी अपना निश्चय पूरा करते थे। अब निर्मला आर्या के साथ रहने से उनमें दुगुनी शक्ति आ गई थी। वचन के पक्के थे। उनकी फर्नीचर की बड़ी दुकान पढ़ लिख कर कपिल देखने लगा और कोमल गुल अंकल से बराबर सितार सीखता रहा। वह पेंटिंग तो पहले करता ही था और गुल के निर्देशन में उसकी कला और भी उभर निकली। जब सुबह सुबह कोमल और गुल साथ साथ अपने अपने सितार पर मधुर भैरव राग छेड़ते और उनकी जुगलबंदी होती, तब तो सड़क पर चलते चलते सुनने वाले लोग वहीं रुक जाते। ठंडी बयार में गर्माहट आ जाती। नित्यक्रम करने जाने वाले लोग भी रुककर सुनने लगते। कोमल गुल साहब की सितार जोड़ी छोटे काठगोदाम की बड़ी देन थी। दूसरे शहरों से भी उनको निमंत्रित किया जाने लगा। गुलमी ने मन में निश्चय कर लिया था कि वह कोमल को तन मन धन से आगे बढ़ाएंगे और मंजिल की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपने मन का वायदा पूरा किया। गुल वृद्ध होने लगे थे। कोमल को उन्होंने अकेले भी सितार बजाने में निपुण कर दिया था। फिरोजी रेशमी कुर्ता और कुर्ते के गले पर हुआ चरी का काम रात की रोशनी में चमचमाता हुआ कोमल का चेहरा भी चमकने लगता। सितार के छिड़ते हुए तार मोहन मंत्र पढ़ देते थे। गुल की छत्र छाया और उसके साथ 2 परिवारों के स्नेह ने कोमल को पुनर्जन्म दे दिया। एक दिन सुबह सुबह कोमल ने 2 पर्चों पर सुंदर सुंदर अक्षरों में अपना नया नाम कोमल वर्मा आर्या लिखकर एक पर्चा निर्मला आर्या और गुल साहब को पकड़ाया और दूसरा पर्चा शंकर और विमला को थमाया तो विमला और शंकर चकित रह गए। कोमल के प्रति उनका सारा मोह उमड़ आया। शंकर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और विमला ने उसका माथा चूम लिया। गुल तो कोमल को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। निर्मला आर्या की भी आंखें भर आई। गुल और निर्मला आर्या नित्य सुबह टहलने जाने से पहले 2 मिनट के लिए शंकर और विमला के कमरे में अवश्य झांक लेते थे। उस दिन जब भी दोनों उनके कमरे में घुसे, पहले तो कपिल ने हो करके डराने दोनों का स्वागत किया। उसके बाद कोमल ने भी उन दोनों को एक सुंदर पेंटिंग दी। पेंटिंग के साथ पिन से लगा एक और कागज था। उसमें लिखा था, अति आदर व स्नेह के साथ निम्मी अम्मू और गुल पापू को सप्रेम भेंट कोमल वर्मा आर्या। गुल भी अपने में ना रह सके। निम्मी, मुझे सब कुछ मिल गया। तुम्हारा मेरा सब कुछ मेरे कोमल का है। गुल साहब ने कोमल की वह पेंटिंग निर्मला आर्या को पकड़ा दी और उन्होंने कोमल वर्मा आर्या को हृदय से लगा लिया। और कपिल, निर्मला आर्या ने मुस्कुराकर पूछा, वह भी हमारा है। हम चारों के 2 बच्चे हैं। उस घर में 6 लोगों की एक साथ हंसी ऐसी गूंजी जैसे कि कोई रागमाला की सुंदर कड़ी गा रहा हो। उसकी महक दूर दूर तक फैल गई।